दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर महकार सिंह। आप सुन रहे हैं कि आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। डॉक्टर रेडी स्टेंट एमडी की जो बुक है उसके बारे में आप सुन रहे हैं और इसके चैप्टर 6 में हम आज आ चुके हैं और इसका जो चैप्टर 6 है वो बहुत ख़ास है। होमोसिस्टिन होमोसिस्टिन समूह का नया साथी। हार्ट की एक नई थ्योरी है होमोसिस्टिन। हार्ट डिजीज़ की एक बहुत मेन थ्योरी है। पहले आपने देखा होगा कि कोलेस्ट्रॉल, साथ में होमोसिस्टीन और साथ में फ्री रेडिकल, इन तीनों के बारे में पिछले जो है अध्याय में हमने बात की थी। इस अध्याय में हम बात करेंगे होमोसिस्टीन समूह का नया साथी। क्या आपने कभी होमोसिस्टीन के बारे में सुना है, या क्या कभी आपके डॉक्टर ने होमोसिस्टीन के स्तर की जांच के लिए आपको ब्लड टेस्ट कराने को कहा है? बहुत सारे लोगों को सुना होगा, कोई ना कोई अलग अलग कोलेस्ट्रॉल या किसी न किसी तरीके के टेस्टिंग होते हैं। क्या आपके किसी डॉक्टर ने आपको होमोसिस्टीन टेस्ट कराने के लिए कभी कहा है? बिल्कुल नहीं कहा होगा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको आश्चर्य ज़रूर होगा कि ऐसा क्यों हुआ। कुछ लोगों ने इसके बारे में कभी सुना होगा और बहुत थोड़े अब भी यह मानते होंगे कि यह कोलेस्ट्रॉल की तरह खतरनाक है और इससे कार्डियोवैस्कुलर बीमारी होती है। इस अनुमान के मुताबिक आज विश्व में लगभग 15% लोगों में दिल के दौरों और हृदयाघात का कारण रक्त में होमोसिस्टीन का स्तर बढ़ना है। इसका मतलब यह है कि हर साल अमेरिका में लगभग 2,25,000 दिल के दौरों, 24,000 हृदयघात और 90 लाख कार्डियोवैस्कुलर बीमारी के लिए सीधे सीधे होमोसिस्टीन जिम्मेदार होता है। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस खतरनाक तत्व के बारे में अधिक जानना ही बेहतर है, खासकर तब जबकि आप यह जान जाएं कि अतिरिक्त विटामिन बी लेकर आप इसका स्तर ठीक कर सकते हैं। होमोसिस्टीन क्या है? होमोसिस्टीन की रिसर्च का इतिहास बहुत ही रोचक है। इसकी शुरुआत डॉक्टर किल्मर मैकली के कैरियर के साथ होती है। सन 1965 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट डॉक्टर किल्मर एक कुशल पैथोलॉजिस्ट और शोधकर्ता थे। उन्हें बीमारियों और बायोकेमिस्ट्री के संबंधों पर शोध करने में आनंद आता था। वे बहुत प्रसिद्ध थे और जल्द ही उन्हें मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के एसोसिएट पैथोलॉजिस्ट व हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के पैथोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे प्रतिष्ठित पद सौंपे गए थे। अपने कैरियर के आरंभ में ही डॉक्टर किल्मर की होमोसिस्टिनुरिया नामक बीमारी में विशेष रुचि पैदा हो गई थी। यह बीमारी ऐसे बच्चों में पाई जाती थी जिनमें आनुवंशिक दोष होता था और उनमें मिथियोनाइन नामक आवश्यक अमीनो एसिड टूट नहीं पाता था। ऐसे बच्चों में अत्यधिक मात्रा में सह उत्पाद बनता था जिसे होमोसिस्टीन कहा जाता था। किल्मर ने इस बीमारी से पीड़ित 2 किशोर बच्चों के मामलों को अध्ययन किया जिनकी मृत्यु दिल के दौरों से हुई थी। दोनों मामलों में एक ही आश्चर्य की बात यह थी कि दोनों की उम्र 8 साल से कम थी। जब किल्मर ने दोनों को पैथोलॉजी स्लाइड्स का अध्ययन किया तो पाया कि इनकी धमनियां ठीक उसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हुई थी जिस तरह किसी बुजुर्ग की धमनियां कठोर होने पर क्षतिग्रस्त हुई। इस अध्ययन के बाद डॉक्टर किल्मर ने बताया कि शरीर में ताउम्र पाए जाने वाले होमोसिस्टीन के स्तर में कम या अधिक बढ़ोतरी के कारण दिल का दौरा और हृदयाघात हो सकता है। दोस्तों, इसलिए इस जो अध्याय है, इस अध्याय को ज़रूर पढ़ें क्योंकि आपके सभी के बच्चे हैं, तो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए इस अध्याय का ज़रूर अध्ययन करें। जैसा कि इन 2 बच्चों के मामलों से पता चलता है कि होमोसिस्टीन का निर्माण मेथियोनाइन नामक आवश्यक अमीनो एसिड के टूटने के दौरान होता है। मिथियोनाइन मांस, अंडे, दूध, पनीर, सफ़ेद आटा, डिब्बाबंद भोजन तथा उच्चतम प्रसंस्कृत भोजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हमें जीवित रहने के लिए मिथियोनाइन की ज़रूरत होती है। हालांकि भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की लंबी सूची देखकर आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम अमेरिकी लोगों के पास इनमें से अधिकतर पोषक तत्व होते हैं। हमारा शरीर सामान्य तौर पर होमोसिस्टीन को या तो सिस्टीन या पुनः मिथियोनाइन में बदल देता है। सिस्टीन और मिथियोनाइन हानि रहित उत्पाद होते हैं और किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाते। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि होमोसिस्टीन को सिस्टीन में तोड़ने या फिर से मिथियोनाइन में परिवर्तित करने वाले एंजाइम को इस काम के लिए फोलिक एसिड, विटामिन B12 तथा B6 की आवश्यकता होती है। यदि शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी होती है तो रक्त में होमोसिस्टीन की मात्रा बढ़ने लगती है। तो फिर हमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? हम डॉक्टर किल्मर मैकुले के पास वापस चलना चाहते हैं। सही चीज गलत युग। 60 के दशक के अंतिम
तथा 70 के दशक के प्रारंभिक सालों में किल्मर का होमोसिस्टीन सिद्धांत कई मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ और बड़े उत्साह से इसका स्वागत किया गया। किल्मर के विभाग प्रमुख डॉक्टर बेंजामिन कैंसल ने उन्हें पूरा सहयोग दिया और उनके शोध को विशेषज्ञों के एक प्रतिष्ठित समूह को भी दिखाया, लेकिन 1975 आते आते यह सिद्धांत अपनी प्रगति खो चुका था। डॉक्टर कैंसल सेवानिवृत्त हो चुके थे। विभाग के नए प्रमुख ने किल्मर से अपने शोध के लिए स्वयं ही फंड जुटाने अन्यथा शोध छोड़ने के लिए कहा। उनकी प्रयोगशाला भी तालघर में स्थानांतरित कर दी गई। किल्मर ने बहुत समय तक बड़ा संघर्ष किया, लेकिन अंततः समय और पैसा दोनों ही खत्म हो गए। 1979 में नए विभाग प्रमुख ने किल्मर को सूचित किया कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल उन्हें नौकरी से निकाल रहा है, क्योंकि उनका होमोसिस्टीन तथा हृदय रोगों का सिद्धांत अभी तक साबित नहीं हो पाया था। चूंकि डॉक्टर किल्मर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल तथा मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के साथ साथ काम करते थे, इस कारण जनवरी 1979 में उन्हें इन दोनों जगह से हाथ धोना पड़ा। हार्वर्ड में किल्मर के सहपाठी रह चुके MIT स्थित ऑर्ट्रियोस्क्लेरोसिस सेंटर के डायरेक्टर ने किल्मर के विचार को मूर्खतापूर्ण, सनक और लोगों में सनसनी फैलाने वाली अफवाह बताया। शीघ्र ही मैसाचुसेट्स जनरल के पब्लिक अफेयर डायरेक्टर ने भी उनके होमोसिस्टीन सिद्धांत को हॉस्पिटल या हार्वर्ड से जोड़े रखने से इनकार कर दिया। आखिरकार किल्मर ने भी इसे बंद करना ही ठीक समझा। डॉक्टर किल्मर अपने समय से काफ़ी आगे थे, लेकिन आज विश्व की नंबर 1 बीमारी के प्रमुख कारण का पता लगाने की कोशिश कर रहे व्यक्ति से ऐसी दुश्मनी क्यों? इस निराशावाद और उदासीनता के पीछे क्या उद्देश्य था? क्या कोलेस्ट्रॉल शोधों पर खर्च किया जाने वाला भारी फंड इसका कारण था? उन दिनों कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक सिद्धांत जबरदस्त जोर पकड़ रहा था और किल्मर की परिकल्पना ने साफ तौर पर उसके भविष्य को चुनौती दी थी। टेक्सास यूनिवर्सिटी की मेडिकल ब्रांच के अध्यक्ष और अमेरिकी हार्ट एसोसिएशन के 1979 व 1980 में अध्यक्ष रह चुके कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस जेम्स ने कहा कि कोलेस्ट्रॉल के अलावा किसी अन्य दिशा में होने वाले शोध के लिए आपको फंड नहीं दिया जा सकता। आपको किसी वैकल्पिक सवाल के लिए जानबूझकर हताश किया जा रहा था। मैंने अपने पूरे जीवन में किसी भी विषय पर इस प्रकार की खराब प्रतिक्रिया पहले कभी नहीं देखी थी। सभी विरोधी सिद्धांतों के शांत होने के साथ कोलेस्ट्रॉल का सिद्धांत अपनी पूरी गति से आगे बढ़ रहा था। दवा कंपनियां अरबों डॉलर कमा रही थी। हर किसी को विश्वास हो चुका था कि दिल का दौरा और हृदयाघात का प्रमुख कारण रक्त प्रवाह में कोलेस्ट्रॉल की अत्यधिक मात्रा है। क्या आपको नहीं लगता कि इन लोगों ने जनता व चिकित्सा समुदाय को दवा बेचकर एक अच्छा काम किया? होमोसिस्टीन में फिर से दिलचस्पी। 1990 में डॉक्टर मीर स्टैम्फर्ड ने डॉक्टर किल्मर के होमोसिस्टीन सिद्धांत में रुचि दिखाई। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में एपिडेमियोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशन प्रोफेसर डॉक्टर मीर ने स्वास्थ्य अध्ययनों में लगे लगभग 15,000 डॉक्टरों के होमोसिस्टीन के रक्त स्तरों का अध्ययन किया। डॉक्टर मीर ने बताया कि रक्त में होमोसिस्टीन का बढ़ा हुआ थोड़ा स्तर भी हृदय रोग की आशंका को बढ़ाता है। जिन लोगों के रक्त में होमोसिस्टीन का स्तर उच्चतम होता है, उनमें दिल के दौरे की आशंका सामान्य होमोसिस्टीन स्तर वाले व्यक्तियों की तुलना में 3 गुना अधिक होती है। यह पहला ऐसा बड़ा अध्ययन था जिसमें होमोसिस्टीन को हृदय रोग के लिए स्वतंत्र रूप से जिम्मेदार माना गया था। फरवरी 1995 में डॉक्टर जैकब सेल्हब ने भी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में बताया कि प्लाज्मा में होमोसिस्टीन का उच्च स्तर कैरोटिड धमनी के संकरेपन के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार है। कैरोटिड धमनी मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी होती है। इसके साथ ही डॉक्टर जैकब ने यह भी बताया कि जिन मरीजों में होमोसिस्टीन का स्तर उच्च रहता है, उनके शरीर में फोलिक एसिड, विटामिन B12 तथा विटामिन B6 की कमी पाई जाती है। एक अन्य बड़े अध्ययन द यूरोपियन कंसंट्रेट एक्शन प्रोजेक्ट में यह संकेत किया गया कि होमोसिस्टीन का स्तर जितना अधिक होगा, दिल के दौरे की आशंका उतनी ही बढ़ जाएगी। होमोसिस्टीन का जो स्तर पहले सामान्य माना जाता था, अब वह अचानक ही खतरनाक माना जाने लगा था। शोधकर्ता के लिए ज़्यादा चिंता की बात यह थी कि जिन मरीजों में दूसरे जोखिम वाले कारकों, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ स्तर या धूम्रपान के साथ होमोसिस्टीन का बढ़ा हुआ स्तर पाया गया, उनमें वैस्कुलर बीमारी में नाटकीय रूप से बढ़ोतरी हुई थी। इन चिकित्सीय प्रयासों के परिणामों में यह प्रमाण मिले कि शरीर में होमोसिस्टीन का कम स्तर ही बेहतर होता है। अचानक शोधकर्ताओं ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि वास्तव में होमोसिस्टीन कार्डियोवैस्कुलर बीमारी का एक स्वतंत्र बड़ा कारण है। यहाँ की तक कि कोलेस्ट्रॉल खेमे के पुराने समर्थकों को भी यही राय थी। इनमें से एक समर्थक नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर क्लॉड लेनफेंट
का भी कहना था कि होमोसिस्टीन के उच्च स्तर का खतरा फिलहाल साबित नहीं हुआ है, लेकिन यह शोध का एक महत्वपूर्ण विषय है। आज निर्विवाद रूप से यह प्रमाण मौजूद है कि होमोसिस्टीन के कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हृदयघात तथा वैस्कुलर बीमारियां होती हैं। मुझे पैसा दिखाओ दवाइयों की वित्तीय शक्ति। अब आप यह बात अच्छी तरह समझ सकते हैं कि दिल के दौरे के शिकार आधे से अधिक लोगों में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्यों होता है। डॉक्टर किल्मर की होमोसिस्टीन परिकल्पना पर ध्यान देने में चिकित्सा समुदाय को 25 साल क्यों लग गए। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर तथा ब्रिघम व वुमेन्स हॉस्पिटल में प्रिवेंटिव मेडिसिन के प्रमुख डॉक्टर चार्ल्स हेनकेंस का कहना था कि सालों से हम दिल के दौरे के मरीजों को दी जाने वाली एस्प्रिन के फायदों के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हम इसका पूरा उपयोग नहीं कर पाए हैं। वे कहते हैं कि हाल ही में मैंने FDA सलाहकार समिति की बैठक में मजाक में कहा था कि यदि एस्प्रिन का प्रभाव आधा कर दिया जाए, इसे 10 गुना महंगा कर दिया जाए और डॉक्टर की सलाह पर दी जाए, तो हो सकता है लोग इसे ज़्यादा गंभीरता से लें। अब कम से कम दवा कंपनियां तो इसे गंभीरता से ले रही हैं और इसके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदों को डॉक्टरों के साथ बांट रही हैं। यहाँ पर स्थिति बिल्कुल समान है। एस्प्रिन की तरह ही विटामिन बी भी होमोसिस्टीन के बढ़े हुए स्तर को प्रभावी तरीके से कम करता है। डॉक्टर मीर के मुताबिक होमोसिस्टीन के शोधों के व्यावसायिक फायदों से इस तरह नहीं बचा जा सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसके माध्यम से पैसा कमाना ही नहीं चाहता है। आइए देखते हैं कि चिकित्सा समुदाय और दवा उद्योग ने कोलेस्ट्रॉल का स्तर घटाने वाली संश्लेषित दवाएं बनाकर कितना पैसा कमाया। हर साल खरबों डॉलर इस प्रकार की दवाओं से कमाए जाते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपको उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर के खतरे के बारे में किसने बताया। USA टुडे में कोलेस्ट्रॉल कम करने के महत्व के बारे में पूरे पेज का विज्ञापन कौन देता है। दवा कंपनियां क्यों नहीं कोई होमोसिस्टीन का स्तर कम करने की जानकारी देने के लिए टीवी या समाचार पत्र में विज्ञापन देता है। शायद विटामिन B12, B6 और फोलिक एसिड को बेचकर अधिक धन न कमाया जा सकता हो। दुख की बात है कि हम दवाइयों की अर्थव्यवस्था की लहर के शिकार हो गए हैं। क्या यही वह वजह रही है जिसके कारण डॉक्टर किल्मर मैकली को अपने शोध फंड और हार्वर्ड में नौकरी से हाथ धोना पड़ा। डॉक्टर किल्मर के शोध से शायद पैसा अधिक न मिले, लेकिन लोगों को होमोसिस्टीन के खतरों के बारे में अवश्य जागरूक किया जा सकता है। डॉक्टर किल्मर के मुताबिक पिछले कुछ सालों के दौरान उम्र बढ़ने का कारण पब्लिक हेल्थ है, न कि दवाइयाँ। लेकिन पब्लिक हेल्थ से आर्थिक लाभ नहीं होता है। लोगों को बीमारियों के बचाव से आर्थिक लाभ नहीं होता है। वे तो दवाइयों के द्वारा गंभीर बीमारियों का इलाज कर लाभ कमाते हैं। क्या होमोसिस्टीन का कोई उचित स्तर है? बिल्कुल है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल अनेक कोशिकाओं तथा हार्मोन्स के उत्पादन के लिए जरूरी होता है, लेकिन होमोसिस्टीन से शरीर को कोई लाभ नहीं होता है। शरीर में होमोसिस्टीन का स्तर जितना अधिक होगा, कार्डियोवैस्कुलर बीमारी का खतरा उतना ही अधिक होगा। इसी प्रकार इसका उल्टा भी सही है। होमोसिस्टीन का स्तर जितना कम होगा उतना ही बेहतर है। ऐसा कोई भी स्तर अभी तक नहीं पता चला है कि जिसके नीचे होमोसिस्टीन को सुरक्षित माना जा सकता हो। आपको अपना होमोसिस्टीन स्तर कम से कम बनाए रखना चाहिए। अधिकांश प्रयोगशालाएं होमोसिस्टीन का सामान्य स्तर 5 से 15 माइक्रोमोल्स प्रति लीटर रक्त का माइक्रोमोल प्रति लीटर के बीच मानती है। हालांकि चिकित्सा साहित्य कहता है कि जब यह स्तर 7 माइक्रोमोल प्रति लीटर से अधिक हो जाता है तो कार्डियोवैस्कुलर बीमारी का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ज़्यादातर मरीज अपना होमोसिस्टीन स्तर 7 से कम ही रखना चाहेंगे। यदि आपका होमोसिस्टीन स्तर 12 से ऊपर पहुंच गया है तो समझ लीजिए कि आप गंभीर संकट में हैं। जब भी चिकित्सा समुदाय किसी नए खतरे की पहचान करता है तो परीक्षण के मानकों को भुला दिया जाता है। ऐसा ही कुछ कोलेस्ट्रॉल के साथ हुआ था और होमोसिस्टीन के साथ भी होगा। इसलिए अपने डॉक्टर की उस सलाह से ज़्यादा संतुष्ट न हो कि 10 या 11 के बीच होमोसिस्टीन का स्तर सामान्य है और कोई चिंताजनक बात नहीं है। यदि आप में कार्डियोवैस्कुलर बीमारी के कोई लक्षण नहीं है तो आप होमोसिस्टीन का स्तर 9 से ज़्यादा न होने दें। साथ ही यदि आप किसी प्रकार की कार्डियोवैस्कुलर बीमारी से पीड़ित हो या आपको हृदय रोग का खतरा हो तो यह स्तर 7 से नीचे होना चाहिए। होमोसिस्टीन स्तर को कैसे कम किया जाए, ये बहुत खास तथ्य है। जी, होमोसिस्टीन के उच्च स्तर की समस्या के वास्तव में दो पहलू हैं। पहला, आपके भोजन में मिथ्योनाइन की मात्रा है जिसे शरीर को पचाने की क्रिया द्वारा तोड़ना होता है। इसके लिए आपको मांस और दुग्ध उत्पादों के सेवन में सावधानी बरतना चाहिए। क्या यह रोचक तथ्य नहीं है कि इन्हीं भोज्य पदार्थों में वसा और कोलेस्ट्रॉल की उच्च
मात्रा होती है। स्पष्ट रूप से हमें इन भोज्य पदार्थों के स्थान पर अधिक फल, सब्जियां और प्रोटीन लेने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि मेथियोनाइन एक अनिवार्य अमीनो एसिड है। हालांकि अमेरिकी भोजन में हम हमेशा इसकी सामान्य से अधिक मात्रा का सेवन करते हैं। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि हम फोलिक एसिड, विटामिन B6, विटामिन B12 का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें, जिससे होमोसिस्टिन को तोड़ने वाला एंजाइम तंत्र प्रभावी रूप से काम कर सके। यह जानना भी रोचक है कि जिन सभी शोधों में बढ़े हुए होमोसिस्टिन को हानिकारक बताया गया, उन सभी में विटामिन बी का स्तर भी कम पाया गया। मैं अपने सभी मरीजों को 1000 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड, 50 से 150 माइक्रोग्राम विटामिन B12 तथा 25 से 50 मिलीग्राम विटामिन B6 लेने की सलाह देता हूँ। याद रखें, होमोसिस्टिन का स्तर जितना कम हो उतना बेहतर है। यदि संभव हो तो मैं सभी लोगों में होमोसिस्टिन का स्तर 7 से नीचे देखना चाहूँगा। जब मेरे मरीजों में होमोसिस्टिन का प्रारंभिक स्तर 9 से ऊपर हो जाता है तो मैं उन्हें विटामिन बी के पोषक तत्व देना शुरू कर देता हूं और 6 से 8 हफ्तों तक उनके रक्त स्तर की लगातार जांच करता हूं। विटामिन बी की खुराक से होमोसिस्टिन का स्तर 15 से 75% तक घट जाता है, लेकिन सभी मरीजों पर विटामिन बी का इतना अच्छा प्रभाव नहीं होता। यह मेरे लिए संकेत होता है कि इन मरीजों में मिथाइलीकरण की समस्या है। यह शरीर द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जो शरीर में होमोसिस्टिन का स्तर कम कर इनके हानि रहित सह उत्पादों का निर्माण करती है। मिथाइलीकरण की कमी। मिथाइलीकरण की कमी सिर्फ होमोसिस्टिन के बढ़े हुए स्तर के लिए ही जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि यह अनेक प्रकार की गंभीर अक्षयकारी बीमारियों जैसे कुछ प्रकार के कैंसर, एल्जाइमर, डिमेंशिया आदि का भी मुख्य कारण होती है। इस अध्याय को लिखते समय मुझे हाल ही में हुए एक शोध के जरिए ऐसे परीक्षण के बारे में पता चला है जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि एल्जाइमर्स डिमेंशिया का खतरा किसे सबसे अधिक है। मैंने इस अध्ययन को बहुत ही गौर से पढ़ा। क्या आप जानते हैं कि इस नए परीक्षण में क्या जांचा जाता है? जी हाँ, रक्त में होमोसिस्टिन का स्तर। हम पिछले कई सालों से अपने क्लिनिक में यह टेस्ट करते आ रहे हैं क्योंकि यह बताया है कि होमोसिस्टिन का बढ़ा हुआ स्तर न सिर्फ विटामिन बी की कमी का संकेत है, बल्कि यह शरीर में मिथाइल प्रदाताओं के स्तर में कमी की ओर भी इंगित करता है। मिथाइल प्रदाता शरीर में न सिर्फ होमोसिस्टिन के स्तर को कम करते हैं, बल्कि ये मस्तिष्क के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का उत्पादन भी करते हैं। सबसे कम महत्वपूर्ण मिथाइल प्रदाता का नाम बिटाइन या ट्राई मिथाइलग्नामाइसिन TMG है, जिसका होमोसिस्टिन के स्तर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि होमोसिस्टिन स्तर मनचाहे स्तर तक कम नहीं होता है तो मैं प्रतिदिन के लिए विटामिन बी के साथ 1 से 5 ग्राम TMG जोड़ देता हूँ। डॉक्टर किल्मर मैकुली। अंतिम तथ्य है, 10 अगस्त 1997 को न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन में द फॉल एंड राइज ऑफ किल्मर मैकुली शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें उनकी कहानी के खत्म होने के बारे में विस्तार से बताया गया था, जिसका संबंध हमसे भी था। किल्मर ने 2 दशकों पहले निराशा का सामना किया था। वे कहते हैं, पिछले अक्टूबर में मैसाचुसेट्स जनरल के पैथोलॉजी विभाग ने पुनर्मिलन समारोह आयोजित किया और मुझे भी बुलाया था। मैंने वहां मौजूद लोगों में उस व्यक्ति को भी देखा जो उस विभाग से मेरे निकाले जाने के लिए जिम्मेदार था। उसने मुझसे कहा कि ऐसा लगता है कि आखिरकार आप सही थे। यह बात 20 साल बाद कही गई। मेरा कैरियर लगभग खत्म हो चुका है। क्या इन खोए हुए 20 सालों के लिए कुछ किया जा सकता है? नहीं, कुछ नहीं। दुर्भाग्य से किल्मर को रोकने वाली राजनीतिक और आर्थिक ताकतें आज और मजबूत हो गई हैं। पिछले अप्रैल में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में द मैसेंजर अंडर अटैक, इंडिमेंडेशन ऑफ रिसर्चर बाय स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ था। इसमें डॉक्टरों की एसोसिएशन वकीलों के समूह के द्वारा सताए गए 3 मामलों का जिक्र था। ये ऐसे मामले थे जिनमें इनकी दवा कंपनियों से अंदरूनी सांठगांठ थी। लेख में कहा गया था कि शोधों के लिए अधिक से अधिक आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन देना चाहिए। लेख में यह भी कहा गया था कि इस प्रकार के आक्रमण बहुत अधिक होने लगे हैं। किल्मर होमोसिस्टिन के खतरों के बारे में भली भांति जानते थे। वे यह भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वे यह भी जानते थे कि विटामिन बी का अतिरिक्त पोषक तत्व के रूप में सेवन करना सस्ता होने के साथ साथ इन खतरों के प्रति सुरक्षित भी होता है। वे एक राजनीतिक शैतान के विरुद्ध खड़े हो गए थे, लेकिन अब सच सामने है। हम अब भी आश्चर्य करते हैं कि क्यों डॉक्टर्स मरीजों के होमोसिस्टिन स्तर की जांच करवाने से बचते हैं और क्यों वे अपने सभी मरीजों को विटामिन बी के सेवन की सलाह नहीं देते हैं। आपका डॉक्टर शायद उस बारे में जानता नहीं है जिससे आपकी जान जा सकती है।
अब आप इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि होमोसिस्टीन एक महत्वपूर्ण तत्व है और हृदय रोग के लिए कोलेस्ट्रॉल से अधिक खतरनाक है। हृदय रोगों के लिए परीक्षण इस पे ज़रूर आप ध्यान दीजिए कि कौन से ब्लड टेस्टिंग कराने चाहिए, कौन से टेस्टिंग कराने चाहिए। जी, अल्ट्रा सेंसिटिव सीआरपी। जैसे जैसे चिकित्सा समुदाय ने यह समझना शुरू किया कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज निश्चित रूप से एक सूजनकारी बीमारी है, न कि कोलेस्ट्रॉल से होने वाली बीमारी, वैसे वैसे मेडिकल जर्नल में छपने वाले चिकित्सा शोधों में डॉक्टरों को मरीजों की पहचान करने के प्रभावी तरीके बताए जाने लगे। बहुत से शोध शरीर के ऐसे उत्पादों को तलाशने में किए जाने लगे जो हमारे शरीर की धमनियों में सूजन की स्थिति बता सकें। ऐसा ही एक अधिक संवेदनशील रक्त परीक्षण सीआरपी पेश किया गया है। यह परीक्षण धमनी में मौजूदा सूजन की जानकारी देता है। यह परीक्षण वास्तव में कोलेस्ट्रॉल स्तर के मुकाबले अधिक बेहतर तरीके से बताता है कि हृदय रोगों की आशंका किस व्यक्ति में अधिक है। लेकिन यह टेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए? यह नहीं, उच्च संवेदनशील सीआरपी परीक्षण से डॉक्टर उन मरीजों की पहचान भी कर सकते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल स्तर तो सामान्य होता है, परंतु उनमें कार्डियोवैस्कुलर बीमारी होने का खतरा अधिक हो सकता है। होमोसिस्टीन स्तर, यानी कि पहले तो आपने एक टेस्ट, ब्लड टेस्ट है सीआरपी, दूसरा है होमोसिस्टीन। ठीक है, खाली पेट मरीज का होमोसिस्टीन स्तर जांचना न सिर्फ आसान है बल्कि यह जानने में भी महत्वपूर्ण है कि इसमें कोई परेशानी तो नहीं होती। आश्चर्यजनक रूप से परीक्षण जैसे जैसे प्रयोगशालाओं में अधिक प्रमाणिक होगा, यह अधिक लोगों की पहुंच में होगा। वर्तमान में एक सीरम होमोसिस्टीन स्तर परीक्षण का खर्च 45 से $150 के बीच आता है। अगर इंडिया की मैं बात करूं, आज के टाइम में लगभग 1500 रुपये के करीब की कॉस्ट करता है होमोसिस्टीन ब्लड टेस्ट। ठीक है, सीआरपी लगभग 500 रुपये के करीब की कॉस्ट करता है अगर सीआरपी क्वांटिटी हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। हार्ट कैल्शिफिकेशन स्कोर्स, अधिकांश चिकित्सा संस्थानों ने अब अपने सीटी स्कैनर्स में बदलाव कर लिए हैं, इसलिए अब वे कोरोनरी धमनी में कैल्शिफिकेशन या प्लाक के जमाव की मोटाई जान सकते हैं। यह एक साधारण और नॉन इंसेंटिव प्रक्रिया है, लेकिन इसका खर्च $250 से $600 के बीच होता है। मैं ऐसे सभी मरीजों को यह परीक्षण करवाने की सलाह देता हूं जिन्हें हृदय रोग का खतरा है या उनके परिवार में इसका इतिहास रहा है। यदि परीक्षण में प्लाक के जमाव की पुष्टि होती है तो इससे डॉक्टर को यह पता चलता है कि समस्या कितनी गंभीर है और मरीज का इलाज किस स्तर पर करना है। ध्यान रखें, 30% से अधिक समय हृदय रोग का पहला संकेत आकस्मिक मृत्यु होता है और मैंने पाया है कि यह तथ्य मेरे मरीजों के लिए बहुत अधिक मददगार साबित होता है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप अपने पारिवारिक डॉक्टर से कहें कि यह उपरोक्त में से एक या सभी परीक्षण आप जरूर करवाएं। आपको अपनी बीमा पॉलिसी में भी यह जांच लेना चाहिए कि उसमें ये परीक्षण शामिल है या नहीं। पारंपरिक केमिस्ट्री प्रोफाइल और कोलेस्ट्रॉल परीक्षण के साथ इन परीक्षणों से यह तय करने में मदद मिलती है कि किन मरीजों में कार्डियोवैस्कुलर बीमारी का अधिक खतरा है। स्पष्ट रूप से प्रत्येक डॉक्टर को अपने मरीज में इस प्रक्रिया को रोकने या इसे कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे उन्हें कभी अपने डॉक्टर के हाथों में दम न तोड़ना पड़े। धन्यवाद दोस्तों। और अगले चैप्टर कार्डियोमायोपैथी, जो कि हार्ट की एक दूसरी बीमारी है, इसके बारे में बात करेंगे। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 7 कार्डियोमायोपैथी, इलाज की नई आशा।